Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about methods of communication and nurse-patient relationship. First we will discuss about methods of communication. Methods of communication क्या है हमारे जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है इनको 5 टाइप से डिवाइड किया गया है. क्या क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, लिसनिंग कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं या फिर हम टेलीफोन के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम स्काइप या जूम से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं बोल के, चैटिंग विद फ्रेंड एंड फैमिली, ये सारी अगर चीज़ें हम कर रहे हैं तो ये क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? आई कांटेक्ट के थ्रू कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज मतलब सिंबॉलिक, अगर हम बॉडी कुछ मूव करवा के हम सिंबॉलिक अगर हम किसी को बता रहे हैं कोई चीज़, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू बता रहे हैं, टोन ऑफ वॉइस के थ्रू हम बता रहे हैं, पॉस्चर या फिर जेस्चर्स के थ्रू हम बताते हैं, तो वो क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन क्या है? रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन जो हम क्या करते हैं लिख के करते हैं, वो क्या चीज़ें हो गई? ईमेल के थ्रू हो गया, रिपोर्ट के थ्रू हो गया, बुलेटिन्स के थ्रू हो गया, लेटर हो गया, कोई मैनुअल वगैरह जो है हम वो बनाते हैं वो हो गया, टेलीग्राम पे जो कम्युनिकेशन हो गया वो क्या हो गया? रिटन कम्युनिकेशन में आएगा सारा. नेक्स्ट वन क्या है? लिसनिंग कम्युनिकेशन. लिसनिंग कम्युनिकेशन में क्या आता है? एक्टिव लिसनिंग इज़ द की टू ऑल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर हम किसी को सुन भी रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, फिर हम क्या करते हैं उसके बाद में, सुनने के बाद में उसका आंसर करते हैं, वो भी क्या है? एक मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है. नेक्स्ट वन क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन मतलब आई के थ्रू जो हमने ग्रैस्प किया है वो क्या होगा? विजुअल कम्युनिकेशन. इसमें कोई हमने इमेज देखी है, कोई इन्फोग्राफिक्स देखा है, वीडियो देखा है या फिर विजुअल प्रेजेंटेशन जो हमने किया है वो किस में आएगा? विजुअल कम्युनिकेशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन अकर वैन वी इंगेज इन स्पीकिंग विद अदर्स. वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम स्पीकिंग या फिर कोई चीज़ करते हैं तो जब हम दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन. इट कैन बी फेस टू फेस, ओवर द टेलीफोन, बाय स्काइप और जूम. ये कैसे हो सकता है? बाय द फेस, और फेस टू फेस हो सकता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी के संग स्काइप पे या फिर जूम पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. Some verbal engagement are informal, such as chatting with friend over coffee or in the office kitchen, while others are more formal, such as the scheduled meeting. कुछ communications जो verbal communications होते हैं वो कैसे होते हैं? इनफॉर्मल होते हैं. जैसे किसी अगर हम फ्रेंड से चिट चैट कर रहे हैं, ठीक है, कॉफ़ी पीने जाते हैं, किसी से हम बात कर रहे हैं, ऑफिस या किचन के बारे में बात करते हैं, तो ये सारे कैसे कम्युनिकेशन होंगे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होंगे. और कुछ कम्युनिकेशन कैसे होते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं. जैसे किसी के संग हम कोई मीटिंग है जो वो स्केड्यूल कर रहे हैं, उसमें कौन सा कम्युनिकेशन होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वॉट वी डू वाइल वी स्पीक ऑफन सेज मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स. जो हम क्या कह रहे हैं, हम बोलने से ज़्यादा किस पे कह रहे हैं? हम फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह बिना बोले हम कोई चीज़ कर रहे हैं, जिसमें क्या चीज़ हो गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशंस, पॉस्चर, आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट एंड टच. इन सब के थ्रू कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू हम किसी को बता रहे हैं, किसी ने हमसे पूछा, हमने विद द फेशियल एक्सप्रेशन, विद द स्माइल या फिर कोई जेस्चर पास करके हमने उसको बॉडी का पोस्चर चेंज करके, आई कांटेक्ट के थ्रू या हैंड मूवमेंट के थ्रू या टच के थ्रू हमने उसको अपना आंसर कर दिया, तो ये क्या होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इंगेज्ड इन कन्वर्सेशन विद योर बॉस अबाउट योर कॉस्ट सेविंग आइडिया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू बोथ देयर वर्ड्स एंड देयर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, अगर हम किसी अपने बॉस से या फिर कोई भी जो हमारा सीनियर है उससे हम बात कर रहे हैं किसी बारे में, कोई भी, जैसे कि हो गया कॉस्ट सेविंग आइडिया के बारे में, तो हमें उसके दोनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए. उसका वर्बल कम्युनिकेशन तो हमें सुनना ही है, साथ साथ में अगर वो कोई भी जेस्चर पास करता है, जैसे पॉस्चर कोई मेंटेन करता है विद एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट करता है, हैंड मूवमेंट या टच या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू वो कुछ बताने की कोशिश करता है, तो वो भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है.
नेक्स्ट वन, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब हम कोई चीज़ लिख के कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एन ईमेल एंड मेमो, ए रिपोर्ट, फेसबुक पोस्ट और ए ट्वीट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कैसे हो सकती है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मेमो हो गया, रिपोर्ट हो गया, फेसबुक पोस्ट हो गया, ट्वीट हो गया, कोई मीम्स वगैरह आता है, तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं ये कैसी आती हैं? रिटन आती हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? रिटन कम्युनिकेशन। ऑल फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन हैव द सेम गोल टू डिसैमिनेट इंफॉर्मेशन in a clear and concise manner, though the objective is often not achieved। ये कैसे होते हैं? जब रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है? क्लियर और कंसाइज मैनर में, मतलब क्लियर कट होगी और जो भी मैटर कहना होगा वो एक्यूरेट उसमें प्रेजेंट होगा। या फिर कैसे भी हो सकती है, या ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो सकती है, या फिर ये अचीव ना हो या हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्लियर और कंसाइज वे में होती है। इनफैक्ट पुअर राइटिंग स्किल ऑफन लीड टू द कंफ्यूजन एंड एम्बेरसमेंट इवन ए पोटेंशियल लीगल jeopardy। ठीक है, अगर जैसे कभी कभी क्या करते हैं हम, कुछ ऐसा हमने, जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो राइटिंग लिखते हैं, तो कभी कभी ऐसा कम्युनिकेशन जो रिटन कम्युनिकेशन है वो कन्फ्यूज़न और एम्बैरसमेंट भी क्रिएट कर सकता है किसी के सामने। किसी ने वो पढ़ा लेकिन वो उसको वो पढ़ने में नहीं चीज़ आई, ठीक है, तो वो क्या करेगा? एम्बैरसमेंट क्रिएट कर सकता है पर्सन में। कोई बोल दे कि आपका राइटिंग नहीं अच्छा है, तो ये क्या चीज़ क्रिएट करेगा? एम्बैरसमेंट क्रिएट कर सकता है। या फिर हमने कोई वर्ड जो है जियोपार्डस, वो टिपिकल वर्ड जो दूसरे पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है, हमने ऐसे यूज कर दिया, तो ये भी क्या करेगा? ये हमें कंफ्यूजन कर सकता है और जो है ये एक बैरियर भी क्रिएट कर सकता है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट वन, एक्टिव लिसनिंग कम्युनिकेशन। एक्टिव लिसनिंग कम्युनिकेशन भी क्या है? एक मेथड है कम्युनिकेशन का। द एक्ट ऑफ लिसनिंग डज नॉट ऑफन मेक इट बे ऑन टू द लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जबकि मतलब अगर हम लिसनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, ये मेथड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक्टिव लिसनिंग तो कर रहे हैं बट हम इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये कई बार क्या होता है कि ये इसको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नहीं माना जाता, बल्कि जबकि लिसनिंग भी एक गुड टाइप है कम्युनिकेशन का। अगर हम किसी का कम्युनिकेशन को अगर हम एक्टिव लिसनिंग करेंगे उसकी, तभी हम उसके जो उसने बोला होगा हम उसका आंसर कर पाएंगे, इसलिए ये एक मेथड है कम्युनिकेशन का। एक्टिव लिसनिंग हाउएवर इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज इफ वी कैन नॉट लिसन टू द पर्सन सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम अस, वी कैन नॉट इफेक्टिवली इंगेज विद दैम। ठीक है, अगर हम किसी पर्सन से अगर हम उसकी एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे हैं तो हम उसके साथ में कम्युनिकेशन में एक्टिवली इंगेज नहीं हो सकते। थिंक अबाउट ए नेगोशिएशन पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज टू द असेस व्हाट द ऑपोजिशन वांट एंड नीड्स। अगर हम किसी से किसी भी चीज़ के बारे में निगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अपोजिशन है उसकी नीड्स क्या हैं और वो हमसे क्या चाहता है। विदाउट लिसनिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू असेस दैट विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू अचीव ए विन आउटकम। ठीक है, अगर हम उसका एक्टिव लिसनिंग नहीं करेंगे तो हमें उसकी चीज़ें नहीं पता चलेंगी कि वो पर्सन जो है वो क्या चाह रहा है। तो एक्टिव लिसनिंग भी एक है गुड मेथड होता है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट वन, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? कोई चीज़ हम देख के कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन। वी आर विजुअल सोसाइटी, थिंक अबाउट इट, टेलीविजन आर रनिंग 24/7, फेसबुक इज़ विजुअल विद मेम्स, वीडियो इमेजेस एक्स्ट्रा। हम क्या रह रहे हैं? हम एक विजुअल सोसाइटी में रह रहे हैं। हम टीवी देखते हैं, हम लैपटॉप देखते हैं, हम आईपैड चला रहे हैं, हम फ़ोन चला रहे हैं, हम सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मेम्स देख रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं। तो हम क्या रह रहे हैं? एक जो विजुअल सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो जहाँ सारी चीज़ें विजुअल जब हम देखते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ मैसेज पास करने की कोशिश करती हैं। इंस्टाग्राम इज़ एन इमेज ओनली प्लेटफॉर्म एंड एडवर्टाइजर यूज़ इमेजरी टू सेल प्रोडक्ट एंड आइडियाज़। इंस्टाग्राम वगैरह पे क्या होता है? ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर जो एडवर्टाइज़र जो होते हैं वो अपने इमेजनरी प्रोडक्ट से ही अपना जो मनी मेकिंग है वो करते हैं। Think about from a personal perspective, the images we post on social media are meant to convey meaning, to communicate a message। कोई भी अगर हमने देखा किसी फ्रेंड ने अगर हमारी कोई फ़ोटो डाली, आपने साथ में कोई फ़ोटो डाली, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? वो हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल आज हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक, और हमने वहाँ पे रेस्टोरेंट में फूडिंग की फ़ोटो डाली और वहाँ पे हमने कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश की। जब वो लोग देखेंगे तो उनका कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन जाएगा कि इस पर्सन ने कुछ कहने की कोशिश की, किसी ने कोई एडवर्टाइजमेंट की पिक डाले या जो भी चीज़ जो करते हैं हम अपनी लाइफ में, हम अपनी क्या डालते हैं सोशल मीडिया पे पिक डालते हैं, तो वो क्या होगा हमारा विजुअल कम्युनिकेशन, हम कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं उसमें। नेक्स्ट वन, नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप क्या है? द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इज एन इंटरेक्शन बिटवीन अ नर्स एंड पेशेंट। नर्स एंड क्लाइंट रिलेशनशिप क्या होता है? नर्स और पेशेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप। एम्ड एंड इन्हेंसिंग द वेलबींग ऑफ द क्लाइंट हु मे बी एन इंडिविजुअल, अ फैमिली, अ ग्रुप और ए कम्युनिटी। ये क्यों बनाया जाता है नर्स एंड क्लाइंट रिलेशनशिप? इसमें जो पर्सन है, एक कुछ हम ना एम रखते हैं कि जो एक पर्सन है वो इतने टाइम में ठीक हो सकता है, ठीक है, कोई उसकी प्रॉब्लम जो है उसको हम कैसे करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये किसके बीच में हो सकता है? एक इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है, फैमिली और एक कम्युनिटी के बीच में, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अ नर्स शोज एम्पैथी बाय अंडरस्टैंडिंग, वैलिडेटिंग एंड कंफर्मिंग व्हाट द हेल्थ केयर एक्सपीरियंस मीन्स टू द पेशेंट। ये जो कम्युनिकेशन हो सकता है, इसमें हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं कोई भी चीज़ को वैलिडेट करते हैं, कोई चीज़ को हम कंफर्म कर सकते हैं। जो भी पेशेंट और नर्स जो होता है उनके बीच में जो आपस में चीज़ें होती हैं उसको जो पर्सन है, जैसे नर्स से पेशेंट ने कुछ कहा तो उसको अंडरस्टैंड करेगी, वैलिडेट करेगी और उसको कंफर्म करेगी कि ये चीज़ सही है कि नहीं सही है। नर्स मस्ट इंश्योर दैट दे मेंटेन अप्रोप्रिएट इमोशनल डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड एन अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, नर्स पेशेंट जो है उसको एक इमोशनल डिस्टेंस है, एक अप्रोप्रिएट थ्रेशोल्ड जो है वो क्रिएट करके रखने चाहिए। एक जो कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनली और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमें किसी के ज़्यादा इंगेज नहीं हो जाना है कि मतलब हम उसकी घर वाली सारी कुछ भी बातें करने लगे। हमें एक जो थ्रेशोल्ड्स हैं, जो अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोफेशनल एथिक्स है या फिर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है, हमें वो मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट वन, स्टेजेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप की स्टेजेस क्या होती है? यही जो स्टेजेस हैं ये हम IPR भी बोल सकते हैं या फिर हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। हेल्डगार प्लाउ डिस्क्राइब फोल्ड सिक्वेंशियल फेजेस ऑफ ए नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। जो हेल्डेप गार्डे पैप्लाउ हैं, जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नर्स क्लाइंट पेशेंट रिलेशनशिप को 4 फेजेस जो हैं वो उसमें डिवाइड किया, या फिर हम इनको इंटरपर्सनल स्किल्स की जो स्टेजेस हैं उनको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया। फर्स्ट क्या है? प्री इंट्रैक्शन फेज, फिर क्या है? ओरिएंटेशन फेज, फिर क्या है? वर्किंग फेज, फिर क्या है? टर्मिनेशन फेज। प्री इंट्रैक्शन फेज क्या होती है? जो नर्स जो है उसमें क्लाइंट से नहीं मिली होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्री इंट्रैक्शन फेज। ओरिएंटेशन फेज में क्या है? जो नर्स पेशेंट जो है उसके ऊपर ओरिएंटेड करती है, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन वगैरह क्लाइंट का सारी चीज़ें लेती है। वर्किंग फेज में हम जो क्लाइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम होती है हम उस पर काम करते हैं। और टर्मिनेशन फेज में जब क्लाइंट जानने को होता है उसकी क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है, क्या चीज़ें नहीं रिजॉल्व हुई हैं, उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं। First, we will discuss about the pre-interaction phase. Pre-interaction phase क्या है? The pre-interaction phase start when the nurse is given the responsibility to start a therapeutic relationship with the patient. Pre-interaction phase कौन सी होती है? जब नर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसे एक पेशेंट के संग में थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करना है. It also include the thought process, planning and feeling of a nurse before the first meeting with the patient. ये क्या और इंक्लूड करती है? जो भी थॉट प्रोसेस इंक्लूड करती है, हम जो भी अपना सोचते हैं कि ये क्लाइंट ऐसा हो सकता है, या जो क्लाइंट हमारे बारे में सोचता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, जो हम उसके पहले क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे कि हमें क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है. और इसमें क्या होता है? ये जो मिलने से पहले की स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्री इंट्रैक्शन फेज. नेक्स्ट वन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्री इंट्रैक्शन फेज. जो प्री इंट्रैक्शन फेज जो हो रही है उसमें नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी? टू बिकम वेल नोन अबाउट ऑन फीलिंग, फियर एंड फैंटेसीज. ठीक है, इसमें जो पेशेंट है, जो नर्स है, उसके बारे में वो क्या करेगी? जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, फियर आ रहे हैं, फैंटेसीज आ रही हैं, उनसे वेल नोन होना है कि उसकी क्या चीज़ प्रॉब्लम ऐसी है पर्सन की, उसके बारे में पता करना है. एनालाइज प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. जो प्रोफेशनल स्ट्रेंथ और नर्स क्या पता करेगी? अपनी वीकनेसेस और क्लाइंट की वीकनेसेस क्या हैं, और नर्स की जो प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है वो पता करेगी. नेक्स्ट वन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट लाइक डेमोग्राफिक डाटा, ऑक्यूपेशनल डाटा एक्सेट्रा. जो नर्स होगी वो क्या
कलेक्ट करेगी वो क्लाइंट का ऑक्यूपेशनल डाटा क्या है, उसकी एज क्या है, डेमोग्राफी डाटा क्या है, कौन उसके घर में, ऑक्यूपेशनल डाटा क्या है, ये सारी चीज़ें नर्स को कलेक्ट करनी होती हैं। प्रिपेयर ए प्लान बेस्ड ऑन द डाटा बिफोर मीटिंग, जो नर्स होगी उसमें जो प्लान होगा उसके बारे में पूरा डेटा कलेक्ट करके रखेगी जो भी पेशेंट का होगा बिफोर द मीटिंग। अभी जो क्लाइंट है वो उससे मिला नहीं है, उसके पहले उससे सारा डेटा कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम इन प्री इंट्रैक्शन फेज। प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं प्री इंट्रैक्शन फेज में? फर्स्ट वन क्या हो सकता है, टू इफेक्टिवली एनालाइज सेल्फ, अपने आप को इफेक्टिवली एनालाइज करने के लिए पर्सन जो होता है वो एनजाइटी से सफ़र कर सकता है, एंगर आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, या फिर उसको बोर्डम हो सकता है कि हम ये क्या चीज़ करने जा रहे हैं, तो उससे वो बोर भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज। इंट्रोडक्टरी ओरिएंटेशन फेज में क्या होगा, जो क्लाइंट होगा वो नर्स के पास में आएगा, इसमें जो पर्सन होगा वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन देगा और जो नर्स होगी वो ओरिएंटेड होगी उससे। इट इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नर्स विद हर क्लाइंट। ये क्या है, ये फर्स्ट मीटिंग होती है वो नर्स की अपने क्लाइंट से। इन दिस फेज द मेन गोल ऑफ नर्स इज़ टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ पेशेंट सीकिंग हेल्प। इसमें जो नर्स क्या करती है उसका कॉज पता लगाती है कि जो पेशेंट है वो उसको हेल्प क्यों चाहिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंट्रोडक्टरी ओरिएंटेशन फेज, इसमें क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, नर्स एस्टैब्लिश रैपट, गेन ट्रस्ट एंड क्रिएट ए फैमिलियर सिचुएशन इन विच द पेशेंट एक्सेप्ट द नर्स। इसमें जो नर्स होती है वो एक रैपट मेंटेन करती है, अपना ट्रस्ट जो है वो गेन करवाती है पेशेंट को, एक फैमिलियर सिचुएशन प्रोवाइड करती है जिसमें पेशेंट जो है वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सके। नर्स इनिशिएट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नर्स जो होती है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करती है। सी कलेक्ट्स ऑल द डेटा अबाउट क्लाइंट फीलिंग, इमोशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और ये नर्स जो है वो पेशेंट से सारा डेटा कलेक्ट करती है, इमोशंस कलेक्ट के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, सारी चीज़ों के बारे में। द नर्स आइडेंटिफाई मेजर एरिया ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्लान फॉर द इंटरवेंशन। नर्स जो होती है वो पूरे मेजर एरिया पता करती है, प्रॉब्लम्स क्या हैं पर्सन को और उसके प्लानिंग क्या होंगी, जो इंटरवेंशन हमें प्लान करने हैं हम उसके ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें सारी पता करती हैं। The nurse discuss with the client how to solve the problems, they mutually set goals। नर्स जो होती है वो पेशेंट के संग में डिस्कस करती है कि जो प्रॉब्लम है उसको कैसे करके सॉल्व करनी है, और वो दोनों म्यूचुअली गोल्स जो होते हैं कैसे करके हम अचीव करेंगे वो डिसाइड करती है। प्रॉब्लम्स फाउंड इन ओरिएंटेशन फेज, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं नर्स और क्लाइंट के रिलेशनशिप में इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन फेज में? बोथ नर्स एंड पेशेंट में हैव प्रॉब्लम्स एक्सेप्टिंग ईच अदर एज ए यूनिक इंडिविजुअल। जो पर्सन्स जो होते हैं नर्स और पेशेंट जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे से उनको उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा सकते हैं। दे मे हैव ट्रस्ट इशूज़ बिटवीन दैम, उनके बीच में ट्रस्ट इशूज़ हो सकते हैं। पेशेंट को समटाइम्स लगता है कि नर्स जो है वो मेरी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखेगी कि नहीं रखेगी। द प्रॉब्लम में अकर इन म्यूचुअल सेटिंग ए गोल, उन दोनों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कभी कभी जो नर्स है वो पेशेंट के संग में या पेशेंट जो है वो नर्स के संग में म्यूचुअली गोल जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वन, वर्किंग फेज। वर्किंग फेज क्या है, मोस्ट ऑफ द थेराप्यूटिक इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ कैरीड आउट इन दिस फेज। इसमें क्या होगी, जो भी थेराप्यूटिक इंटरवेंशनल एक्टिविटी है, जो पेशेंट जो है उसको सही होना है, नर्स उसके लिए जो भी प्लान करेगी वो इसी फेज में प्लान करती है। Nurse and patient act as a team to identify stresses of the patient and promote the development of insight। इसमें जो नर्स होती है वो एक जो भी स्ट्रेसेस होते हैं, जो भी स्ट्रेस एलिमेंट मतलब स्ट्रेस का रीजन होते हैं पेशेंट के अंदर, उन सारी चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई करती है और उन चीज़ों के बारे में इंसाइट डेवलप करती है और उनके बारे में उनको कैसे करके प्रमोट कर सकती है उसके उन फैक्टर से, तो उसके बारे में वो सब पता करती है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्किंग फेज, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्किंग फेज में? गैदर मोर एंड मोर डेटा ऑफ द पेशेंट टू एक्सप्लोर द स्ट्रेसेस। ये क्या करती है नर्स जो होगी वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करती है, जिस भी सोर्स से वो पता कर सकती है। हेल्प द पेशेंट टू प्रमोट कोपिंग मैकेनिज्म एंड डेवलप इंसाइट। ये क्या करती है, कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो पेशेंट को बताती है और उसके अंदर जो इंसाइट है वो डेवलप करती है। लेट द पेशेंट
पेशेंट अंडरस्टैंड हिज बिहेवियरल चेंज बाय इवेल्युएटिंग हिमसेल्फ, और वो पेशेंट का बिहेवियर जो होती है वो उसको इवेल्युएट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। फैसिलिटेट इंडिविजुअल फंक्शनिंग इफ़ द रिक्वायर्ड नर्स कैन मॉडिफाई इट बाय डिस्कसिंग विद द क्लाइंट। ये क्या करती है, जो इंडिविजुअल की फंक्शनिंग होती है उसको ये फैसिलिटेट करती है और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करती है, जो भी उसके स्ट्रेसर्स आ रहे होते हैं उनको। द नर्स कैन एवेल्युएट द प्रॉब्लम्स एंड रीडिफाइन देम। जो नर्स होगी वो जो पर्सन होगा, जो पेशेंट होगा, उसकी प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट करती है और उनको फिर से जानने का पूरा कोशिश करती है कि इन प्रॉब्लम्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं, और उनके ऊपर काम करती है वर्किंग फेज में। प्रॉब्लम फाउंड इन वर्किंग फेज। प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं वर्किंग फेज में? समटाइम पेशेंट टेस्ट द नर्स। समटाइम क्या होता है, जो पेशेंट होता है अपने आप को पूरे एक्सप्लोर नहीं करता उसके सामने, और वो नर्स को ही टेस्ट करने की कोशिश करने लगता है कि नर्स कितना जानती है, या फिर जो भी उसके फियर्स या फिर एंजाइटी हैं उससे वो जो होता है नर्स, पेशेंट जो होता है वो नर्स को ट्रस्ट नहीं कर पाता है, तो वो उसको ही टेस्ट करने लगता है। मेकिंग एन अनरियलिस्टिक गोल कैन गिव फ्रस्ट्रेशन टू बोथ नर्स एंड पेशेंट। अगर समटाइम्स क्या होते हैं, ऐसे गोल हमने डिसाइड कर लिए जो नर्स और पेशेंट को जो क्या करेंगे वो फ्रस्ट्रेशन का कॉज हो सकते हैं। नर्स लाइफ प्रॉब्लम्स। नर्सेस की लाइफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी जैसे उसको जो क्लाइंट है वो उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाया, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है नर्स के संग में। उसकी खुद की भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है, उसके फ़ोन कॉल्स इतने आ रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस पे नर्स जो है वो उसके संग में काम नहीं कर पा रही है। ट्रांसपेरेंसी। अगर पेशेंट को ये लगता है कि ये मेरी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेंगी तो फिर उसको डाउट रहता है, तो ना पेशेंट जो होगा वो नर्स के संग में सही से काम नहीं करता है। काउंटर ट्रांसफेरेंस। जो काउंटर ट्रांसफेरेंस क्या है, जैसे कि उसको ये लगेगा कि ये चीज़ें ये है मेरी कहीं और कम्युनिकेट की जा सकती हैं, तो उसको ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस ऐसे करके हो सकता है। रेसिस्टेंस बिहेवियर। जो पर्सन है उसका जो बिहेवियर कैसा है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट है, वो सही होना ही नहीं चाहता, तो ये भी जो है वर्किंग फेज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कीज टू ओवरकम प्रॉब्लम्स इन वर्किंग फेज। इन प्रॉब्लम्स हम ओवरकम कैसे करेंगे? डिस्कशन विद सुपरवाइजर एंड अदर स्टाफ रिगार्डिंग द प्रॉब्लम फेस्ड इन दिस फेज। हमें क्या करना है, जो भी सुपरवाइजर है उनसे हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग दिस चीज़। नर्स में फाइंड समटाइम्स दैट शी इज़ नॉट हैविंग प्रोग्रेस इनफ। नर्स क्या करेगी, जो भी उसका पेशेंट है अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है तो उसके बारे में जाके अपने जो होंगे सुपीरियर जो होगा उससे बात करेगी कि ऐसे ऐसे करके सिचुएशन है। हैंडिंग द रेसिस्टेंट इफेक्टिवली। और जो क्या करेगी, जो भी हैंडिंग उसको रेसिस्टेंस लेना होगा और वो किसी और से पूछना होगा उसके बारे में, वो दूसरे से बात करके उससे इफेक्टिवली काम करेगी उस पर। नेक्स्ट वन, टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज क्या होती है? लास्ट की फेज होती है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द रिलेशनशिप। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होती है रिलेशनशिप की, जो नर्स और पेशेंट का होता है उसका। द मेन एम ऑफ दिस फेज इज़ टू ब्रिंग ए थेराप्यूटिक एंड टू द टर्मिनेशन फेज। इसका मेन क्या एम होता है कि जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो हमने मेन किया था उसका जो टर्मिनेशन है उसके बारे में मतलब ये ख़त्म हो रहा है तो उसके बारे में वो कितना गेन कर पाई है, उसकी प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो पाई है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्मिनेशन फेज। नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी नर्स की? पुट रियलिटी ऑफ सेपरेशन इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। नर्स के सामने हमें जो नर्स जो है उसको पेशेंट के सामने उसे जो रियलिटी रखनी है, मतलब उसे ऐसे नहीं बताना है कि उससे कुछ झूठ बोल रही है या फिर कोई बात जो है वो हिडन करने की कोशिश कर रही है। नर्स एंड पेशेंट शुड म्यूचुअली एक्सप्लोर द फीलिंग्स, इमोशंस एंड रिलेटेड बिहेवियर। नर्स और पेशेंट को म्यूचुअली दोनों को बात करनी चाहिए और उसे फीलिंग्स और इमोशंस जो भी आ रहे हैं वो अपने एक दूसरे को बताने चाहिए। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। वहाँ पे इफेक्टिवनेस देखनी है कि हमने कितना काम किया और उसे कितना फ़ायदा हुआ है पर्सन को, जिसने नर्स ने जो भी उसको थेराप्यूटिक केयर प्रोवाइड किया है उसमें उसको कितना अचीव कर पाई है अपने गोल को। डिस्कस फ्यूचर प्लान फॉर मीटिंग इफ़ रिक्वायर्ड। वो अपने फ्यूचर प्लान भी डिस्कस कर सकते हैं अगर उसको कोई भी मीटिंग
रिक्वायर्ड लगती है, अगर उसे फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है तो वो फ्यूचर प्लान भी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम फाउंड इन टर्मिनेशन फेज। प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं टर्मिनेशन फेज में? एंगर हो सकता है, पुनेटिव बिहेवियर शो कर सकता है, डिप्रेशन हो सकता है पर्सन को, और अनविलिंगनेस हो सकती है, मतलब वो कोई भी अनविलिंग, मतलब अपने बारे में जैसे उसे नर्स ने कोई भी प्लान बताया कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, तो वो उस प्लान को पेशेंट जो हो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार ही ना हो। नेक्स्ट वन, कीज टू ओवरकम प्रॉब्लम्स इन टर्मिनेशन फेज। इस टर्मिनेशन फेज को हमें ओवरकम कैसे करना है अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो? नर्स शुड बी अवेयर ऑफ पेशेंट फीलिंग्स एंड कैपेबल ऑफ मैनेजिंग द सिचुएशन। नर्स को अवेयर होना चाहिए कि पेशेंट कैसे फील कर सकता है, और जो भी उसके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं उसको सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है उसे पता होना चाहिए। इनकरेज द पेशेंट टू शेयर हिज थॉट रिगार्डिंग द टर्मिनेशन फेज। पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए कि जो भी उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उसको वो शेयर कर पाए। नर्स कैन टेक द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर टू हेल्प द नर्स प्रिपेयरिंग फॉर द डिस्चार्ज ऑफ ए पेशेंट। नर्स जो है वो अपने सुपरवाइजर या अपने सीनियर की हेल्प भी ले सकती है कि पेशेंट जो है उसका डिस्चार्ज होने जा रहा है और उसके लिए हमें क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड है। तो ये क्या होगी हमारी टर्मिनेशन फेज।